Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. ज़रूरत तोड़ देती है गुरूरे बेनियाजी को, न होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। तो ये जो मजबूरियाँ होती हैं ये इंसान को, लेकिन आजमाइश भी उन्हीं की तरह होती है। जब तक ये मजबूरी ना हो इंसान की लाइफ में तो उसकी आजमाइश भी नहीं होती। मैं शिव प्रकाश चतुर्वेदी, बाय प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेस्ड इन दिल्ली। बेसिकली आई एम फ्रॉम द सिटी ऑफ ताज। ताज को तो दुनिया जानती है, तो मेरा जन्म वहीं पर हुआ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द सिटी ऑफ ताज, आगरा। And I got the education from the government higher secondary school, Agra. Did my graduation from the Agra University from the biology stream. I was about to go in CPMT, but this is the change of destiny. I came in this profession, became chartered accountant. मेरे फादर जो अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम स्वर्गीय श्री गुरदयाल चतुर्वेदी जी था। वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उनका बहुत रोल रहा मेरे डेवलपमेंट में। वो अपने वर्क के साथ साथ उनको कविता का भी शौक़ था। कहने को वो कवि सम्मेलन्स में उन्होंने शिरकत नहीं करी, कभी पार्टिसिपेट, लेकिन वो बहुत लिखते थे। ब्रज भाषा में भी उन्होंने लिखा और हिंदी में भी उन्होंने लिखा, और उसका शायद एक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रभाव रहा। फादर ने हमेशा संस्कार ये कि भाई आप जो है अपना जो समाज के लिए जो हितकर चीज़ें हैं, जो समाज के बने हुए रूल्स हैं, जो दायरा है उसी में चलना है। क्या अच्छा है बुरा है ये आपको खुद देखना है। और बचपन में जो है जो उस टाइम पे बहुत मतलब आगरा में आसपास सत्संग हुआ करते थे, बहुत पहुँचे ऋषि मुनि आते थे नैमिषारण्य से, तो कभी कभी हमें भी जाने का सौभाग्य मिलता था। तो ये जो रामायण की और गीता की जो स्टोरीज़ हैं, इसकी महाभारत की पर्टिकुलरली, इनमें काफ़ी रुचि थी और उनका हमारे साथ मतलब बहुत जाना रहता था इनमें, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हमारे पे इन चीज़ों का। मेरी मदर जो है उनका स्वर्गवास अभी दिसंबर में ही हुआ है। 106 साल की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ, और वो एक घरेलू महिला थी, कहीं वर्क नहीं करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 6 भाई बहन रहे हैं, तो सबको पालना, सबको संस्कार देना, सबकी एजुकेशन का ध्यान रखना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि जहाँ जिस घर में भी माँ जो है अपने बच्चों से कंसर्न होती है उनकी एजुकेशन के प्रति, तो वो बच्चे ज़रूर कहीं ना कहीं आगे जाके निकलते हैं। तो माँ का ये रोल जो है वो बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। माँ ने भी यही संस्कार दिए कि भाई आप, क्योंकि जैसे बाद में मेरा इधर आना हो गया, आगरा से दिल्ली हम लोग मतलब मैं आ गया, तो यही संस्कार कि भाई आप जा रहे हो वहाँ पे अपना ख्याल रखना, और पैसे को उतनी तवज्जो मत देना, अपनी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को कभी मत छोड़ना। सो हमने उन्हीं चीज़ों को अपनाया है, अपनी वैल्यूज़ को हमेशा संभाल के रखा है, समेट के रखा है। और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज के लिए करने से पहले आपको ये है कि अपने लिए कुछ करें। अगर आप खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं तो समाज के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनका यही था कि भाई आप पहले अपने लिए करो और फिर समाज के लिए करो। जो समाज ने आपको दिया है अभी तक जो आप लेते रहे हो, तो उनके लिए भी कुछ करें। तो ये हमारी माँ जो है बहुत सिखाती थी। हम लोग 6 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे बड़े सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, वो मथुरा में सेटल्ड हैं। ही वॉज SDO इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यूपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। उनसे छोटे वेटनरी डॉक्टर हैं जो आगरा में सेटल्ड हैं, उनका नाम है राम प्रकाश चतुर्वेदी। मेरी सबसे बड़ी जो सिस्टर हैं वो मिथिलेश चतुर्वेदी, वो बुलंदशहर में हैं। उनसे छोटी न्यूजीलैंड में हैं, ऑकलैंड में, उमा चतुर्वेदी।
और सबसे छोटी जो मेरे से एकदम बड़ी हैं उनका नाम है रमा चतुर्वेदी, वो यहीं दिल्ली में। भाई बहनों में बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छे रिलेशन हैं सभी के। और बचपन में तो ऐसा था कि मैंने जैसे बताया कि मैं घर में सबसे छोटा था, तो सभी का ऑर्डर लेना पड़ता था, लेकिन प्यार भी उसी हिसाब से मिलता था। ये तो होता है कि छोटों को आशीष भी मिलते हैं, लेकिन उस टाइम ये लगता है कि ये सारे लोग हम पे रोब चला रहे हैं तो हम जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं। तो ये चीज़ बहुत अखरती थी उस टाइम पे, लेकिन अब लगता है कि भाई जितना हमें आशीष स्नेह मिला है वो शायद उन लोगों को नहीं मिला। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। मेरी शादी हुई 6 दिसंबर 1985 को। अब मेरी वाइफ का नाम रश्मि है एंड शी इज़ प्रिंसिपल इन द MCD स्कूल। और उनका बहुत बड़ा रोल है। जो भी मैं इतनी जो पैशंस हैं, हॉबीज़ हैं, इनमें टाइम दे पाता हूँ, ये सब उनकी बदौलत है। अगर इतना टाइम मुझे ना मिले घर से तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो वो मेरे शौक़ को आगे बढ़ाने में भरपूर उनका सहयोग रहता है। बढ़िया नेचर है। और मेरी जो हॉबीज़ हैं उनमें वो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी वो लाइक करती हैं। संगीत उनको भी बहुत प्रिय है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको ट्रैवलिंग का बताया, तो मैं माउंटेन्स में बुलेट से जाता हूँ। तो शी हैड बीन द पिलियन ऑन मैनी ऑफ द टूर्स। लेह से मैं मनाली गया था बुलेट पे, तो वो मेरे साथ थी। बड़ा ही मतलब टफ़ टेरेन है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मली लेडीज़ मोटरसाइकिल पे इतना लंबा जो टूर है उसको लाइक नहीं करेंगी या जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगी। और ये जाना अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं। मेरे 2 बेटे हैं। पहले का नाम विनायक है और दूसरे का नाम वात्सल्य है। तो जो विनायक चतुर्वेदी है, ही इज़ कैप्टन इन मर्चेंट नेवी एंड बेस्ड इन सिंगापुर। तो वो ही इज़ लुकिंग आफ्टर द फ्लीट ऑफ ए कंपनी। And the second one is the vice president in Barclays Bank, and both are married. The elder daughter-in-law is housewife. Her name is Kriti Chaturvedi. Younger daughter-in-law is Neha Chaturvedi. She is also a chartered accountant in SCL. ये मेरे 2 ग्रैंड डॉटर हैं, हर एक बेटे के एक हैं। तो जो पहली वाली जो ग्रैंड डॉटर है जो सिंगापुर में है अभी, वो 5-5.5 साल की है और बहुत शैतान है। और उसका नाम जो है किमाया चतुर्वेदी है। उसको घर का जो निक नेम मैंने दिया हुआ है वो छम छम है, क्योंकि म्यूज़िकल नेम है, मेरा म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको छम छम हम बोलते हैं घर पे। और जो छोटी है वो अभी करीब 8 महीने की है और उसका नाम ताक्षवी है। घर पे शिवी बोलते हैं, वैसे ताक्षवी उसका नाम। मैंने BSc मैंने बायोलॉजी से आगरा यूनिवर्सिटी से की। मैं CPMT की तैयारी कर रहा था, तो हमारे जो एक टेनेंट थे, ये वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा उस टाइम पे। मैं सडनली आई चेंज द लाइन, आई केम इन द CA प्रोफेशन। तो CA एग्ज़ाम के लिए छुट्टी लेनी पड़ती हैं और ऑफिस में टाइम भी आपको देना होता है, तो छुट्टियाँ बहुत कम मिल पाती थी, 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा महीने की। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता था उस टाइम पे, किस तरीके से करना है इस चीज़ को। तो अच्छा, और कोई कॉमर्स लाइन का हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं था उस टाइम पे। अब वो फ्रेंड ना होने से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको एजुकेशन में, तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि पीयर्स कोई हमारे इस लाइन के रहे नहीं। तो अपने आप ही जो 12th की और BCom की जो बुक्स होती थी उनको रेफ़र करते थे और स्टडी करते थे। अच्छा, हमारे टाइम में ये उस टाइम पे कोचिंग लेना बहुत ख़राब माना जाता था। वो सोचते थे जब अगर बच्चा कोचिंग ले रहा है तो इसका मतलब बच्चा जो है वो कैपेबल नहीं है। तो सेल्फ स्टडी की 1985 में मैंने इसको क्वालिफाई किया और उसके बाद 2006 मैंने फर्दर एक DSA का कोर्स होता है,
इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, तो वो फिर मैंने क्वालिफाई किया यहाँ पे। मैंने जॉब तो नहीं की, आई वॉज पार्टनर इन CS भटनागर एंड कंपनी दैट वॉज लोकेटेड एट रीगल बिल्डिंग इन कनाट प्लेस, and two partners were there, Mr. GS Bhatnagar and YS Bhatnagar, and I have very good relations with them, और उनका भी काफ़ी मेरे ऊपर प्रभाव रहा है। उनके साथ एसोसिएशन थी अपनी फर्म बनाने से पहले। हमने फर्म जो अपनी है वो 1990 में स्टार्ट की, 16 जुलाई 1990 को, और तब से ईश्वर की अनुकंपा है। हमारी फर्म का नाम है शिव एंड एसोसिएट। हमारी कंपनी जो है, जो भी डिलीवरेबल्स हैं हमारे, तो उनको हम जो है पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट वो करने की कोशिश करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी हमारे कंप्लायंसेस हैं उनका हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये हमारी USP है। चैलेंजेस तो बहुत आए। मैंने आपको बताया कि 6 भाई बहन थे, और मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उस टाइप की हमारी फैमिली थी। उसके बाद हम दिल्ली आए, तो दिल्ली CA करने के लिए आए, तो यहाँ पे कोई हमारा जान पहचान वाला नहीं था। हमारी फैमिली में कहीं दूर दूर तक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या कॉमर्स लाइन में नहीं है, सारे डॉक्टर या इंजीनियर्स ही हैं। तो यहाँ पे अपने लिए जगह देखना, भाई कैसे सेटल होना है, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, कहाँ रहना है, कैसे अपने आप को सेटल करना है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। वो कहते हैं कि ज़रूरत तोड़ देती है गुरूरे बेनियाजी को, न होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। लाइफ में मेरी जो इंस्पिरेशन है वो बड़े भाई को कह सकते हैं और फादर को कह सकते हैं। सबसे बड़े भाई जो सत्यप्रकाश चतुर्वेदी जो मथुरा में हैं उनको, और हमारे फादर जो हैं। बता ही चुका हूँ कि उनका जो शौक़ था कविताएं लिखने का, तो ये उसको हमने भी आगे कुछ इनहेरिट किया है वहाँ से। और ब्रदर के साथ मेरा रहना काफ़ी रहा है, तो उस टाइम पे ये रहता है कि बच्चे का कि भाई किसी तरीके से कॉपी किया जाए जो आपका रोल मॉडल है। तो हम काफ़ी उनको कॉपी करते थे हर एक चीज़ में। क्रिकेट खेलना है, मोटरसाइकिल चलानी है, तो हर एक चीज़ में उनका ही मतलब हम कॉपी करने की कोशिश करते थे कि भाई ये हमारे रोल मॉडल हैं। तो उनका काफ़ी प्रभाव मेरे ऊपर रहा है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरी जो प्रायोरिटी रही है वो अपने पेरेंट्स रहे हैं। अगर पेरेंट्स जैसे आगरा में होते थे, फिर मेरे पास भी रहते थे, कभी ब्रदर के पास रहते थे, तो वो अगर एक फ़ोन कर दें कि भाई हमें ये है या वहाँ जाना है, तो मैं मतलब हमेशा उनके लिए तैयार रहता था। तो मेरे जो बेटे हैं वो भी इसी टाइप के हैं। तो मैं केवल यही उनसे कहता हूँ कि भाई जो हमको अभी तक जो मिला है, जो कुछ है, ये ब्लेसिंग्स है पेरेंट्स की, या अपने जो बड़े लोग हैं उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। वो जितनी आप लोगे उतनी कम है। एक जगह शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में बोला है कि व्हेन यू हैव योर पेरेंट्स ट्रीट देम विद लविंग केयर, फॉर देम यू विल फाइंड देयर वैल्यू व्हेन यू सी देयर एम्प्टी चेयर। तो मैं भी यही कहूँगा बच्चों से कि अपने पेरेंट्स को उतना ही महत्व दें। वो देते हैं बहुत, लेकिन मतलब ये सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए। मैंने 90s में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, नाम था एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब के साथ हम कंटिन्यूस ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहे हैं। और जब ये कारगिल वार थी तो उस टाइम पे आई वेंट टू श्रीनगर, 92 बेस हॉस्पिटल में जो जितने इंजर्ड थे उनके साथ मिलना, जो भी अपने से हो सकता है, हम वहाँ थे। और जब ये गुजरात में 2000 में करीब ये भूकंप आया था, तो उस टाइम पे भी हम लोग यहाँ से ड्राइव करके उधर गए थे। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई समाज ने हमारे लिए इतना किया है, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है, तो जो भी अपने से हो सकता है हम इसमें करते हैं। मेरी बहुत हॉबीज़ हैं। दीज आर नॉट हॉबीज़, आई एम पैशनेट अबाउट द म्यूज़िक as well as the traveling. In music, I listen the music of old Hindi movies, and I have the collection of more than 4,000 LP records and a good setup of music at my home.
Beside that, I sing, I play flute. I play piano. I have anchored the program in different auditorium around Delhi, Indian Islamic Cultural Center, Pyare Lal Bhavan, even at Tal Katora. So, and one of the program which was based on Muhammad Rafi, we have called the daughter of Rafi Saab from Mumbai. She came along with her husband. And regarding flute, I love to play flute and play the Indian melodies on the flute and piano also. फिल्म तो काफ़ी हैं जो कि ऐसी हैं, लेकिन मुझे अनुपमा, खामोशी, ये ऑल टाइम मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं। हेमंत कुमार का म्यूज़िक रहा है इनमें, और पर्टिकुलरली हेमंत कुमार जो बंगाली म्यूज़िक कंपोज़र हैं वो मेरे बहुत फेवरेट हैं। सलील चौधरी, हेमंत कुमार, ये एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, ये सारे लोग। ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ तो बहुत है, लेकिन मुझे माउंटेन अपनी जगह जो है वो खींचते हैं। मतलब बीचेस भी बहुत सुंदर होते हैं, कुदरत की देन है, लेकिन मेरा जो शौक़ है वो माउंटेन्स का है। बाहर मैं यूरोप में गया हूँ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ये सारी जगह। सिंगापुर तो आना जाना लगा ही रहता है, और इसके अलावा और सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी मैं गया हूँ। लेकिन आई हैव ट्रेवर्स फुल माउंटेन रेंज, हिमालयन रेंज। आई हैव बीन टू मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर भी मैंने किया हुआ है 2005 में। अमरनाथ की यात्रा करीब मैंने 4 बार की हुई है। और बाकी जो है रही बात जो मैं कह रहा था कि माउंटेन्स और बीचेस का, माउंटेन्स क्या है, वो शांत है, वो पीस है उनमें। मतलब इसीलिए जब आप जहाँ उनके पास जाएंगे तो आप उनसे कोरिलेट कर पाते हैं। और बीचेस क्या है, वो अपने आप में ही अशांत हैं, इसीलिए उनमें इतना शोर होता है, शराबा होता है, सारी चीज़। लेकिन क्या है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बीचेस लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बाकी मेरा ये है कि मैं हिमालय में मतलब हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ। मेरे हिसाब से इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनकी कोई हॉबी नहीं है, एक वो जिनकी हॉबी है लेकिन उन्हें परस्यू करने का टाइम नहीं मिलता, और थर्ड टाइप के वो जिनकी हॉबी है और जिनको टाइम भी मतलब मैनेज कर लेते हैं वो लोग। तो जो पहले लोग हैं तो मेरे हिसाब से, तो मेरे ख्याल से वो मनुष्य होना और ना होना उनका बराबर ही है। और सेकंड टाइप के जो लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता हॉबी परस्यू करने का, दे विल ऑलवेज रिमेन डिस्ग्रंटल्ड कि भाई हमारे पे टाइम ही नहीं है। और जो थर्ड वाले हैं, दे आर ब्लेस्ड। उनके आप कहिए उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया है, करम है, तो जो उनको टाइम मिल पाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आपको हॉबीज़ हैं उनको टाइम रहते आप कर लो, क्योंकि फिर ये सोचें कि भाई एक टाइम रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो टाइम कभी नहीं आता है। ईश्वर में मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर क्या है कि एक आपका पर्सनल कनेक्शन है। तो मैं ऊपर वाले से आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिचुअल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कनेक्ट हमेशा रहता हूँ। एक वो ऐसी शक्ति है जो कि हमेशा जब आपको ये लगता है कि यार बड़ी प्रॉब्लम है या कुछ नहीं है, तो वो आपके साथ हमेशा रहती है। जैसे आप देखते हैं कि कभी एग्ज़ाम में होता है कि किसी स्टूडेंट के कम नंबर आ रहे हैं, 30 आ गए, 33 की ज़रूरत है, तो उसको ग्रेस मार्क मिल जाते हैं। तो जो लोग बिलीवर होते हैं गॉड में, तो मेरा ये मानना है कि उनको हमेशा वो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो ज़रूर रास्ता दिखाता है।
जैसे हम लोग सोचते हैं भाई अपने बच्चों के लिए ये कर जाए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये कर जाए, ऊपर वाला कहता है ये तो खुद ही इतना इंटेलिजेंट है, ही विल मैनेज ऑल द थिंग्स ओन सेल्फ। तो लेकिन जो ये छोड़ देता है कि भाई हमारा तो कर्म है, बाकी आपको देखना है, तो वो ज़रूर उसका ध्यान रखता है। तो मेरा ये मानना है कि भाई आप कर्म करते रहो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। या अगर अभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब आगे ज़रूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। मैं चाहता हूँ कि जो आजकल एनवायरनमेंट के बड़े इशू चल रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी डे टू डे की, इनको आप और बताएं, लोगों के सामने लेके आएँ कि भाई ये क्या है कि अगर आप प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये प्रकृति का जो दोहन हो रहा है। हम भी वैसे इसमें मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप और ये भी काम हम करते हैं। तो मेरा यही है कहना कि भाई जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं और ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें यह है कि भाई जो लोग इतना प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि भाई शजर तो काट लिए हैं, शजर पेड़ों को कहते हैं, शजर तो काट लिए हैं, ये घास रहने दो, ज़मीं के जिस पे कुछ तो लिबास रहने दो। तो हम लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से हम गंदगी फैलाते हैं और अपनी जो प्रकृति है, धरा है, उसके साथ हम सारे संसाधनों का इतना दोहन कर रहे हैं। तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये सब लोगों के लिए है, और हम आपके चैनल से भी यही उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप अवेयरनेस को भी फैलाएंगे। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel